अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। आज 28 मई है और मेरे हाथ में जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये चागी का वो पत्थर है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को। ये उन चागी के पहाड़ों से गिरा हुआ पत्थर है जो कि ब्लास्ट के बाद बहुत सारे पत्थर उस चागी के पहाड़ों से ज़मीन बोस हो गए थे। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाकों का फैसला कर लिया भारत के एटमी धमाकों के बाद, तो दुनिया भर में ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तान के लिए और अरब ममालिक में एक खुशी की लहर दौड़ गई। फ़लस्तीन में बच्चे सड़कों में बाहर निकल आए और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। उन्होंने कहा कि इसराइल के हवाले से कि अब आओ, अब हम पे हमला करके देखो, अब पाकिस्तान एटमी धमाका कर सकता है और एटमी धमाका रखने की इस्तात हासिल कर चुका है। मस्जिद अक्सा में जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने पाकिस्तान का मुबारक पेश की। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, तकरीबात हुई मुख्तलिफ जगहों पे और सऊदीया में एक तकरीब में उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं वो बहुत काबिल साइंसदान हैं और हमें उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फैसला किया कि अब हमें भारत का मुंह तोड़ जवाब देना है एटमी धमाके करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका का प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर, और उसके बाद हमने वो प्रेशर कैसे बर्दाश्त किया, कैसे हमने सरवाइव किया, ये सारी कहानी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे किस तरीके से हमने एटमी कुव्वत हासिल की, हम एटमी कुव्वत बने। और डॉक्टर समर मुबारक मन साहब एक इम्पॉर्टेंट साइंसदान हैं, इस पूरी कहानी के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं एटमी धमाकों पे। अब प्रोफाइल काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसमें से कुछ मैं आपकी जो प्रोफाइल में कुछ चीज़ें हैं वो मेंशन कर देता हूँ। आपने माशाल्लाह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बरतानिया से 1966 में तजर्बाती न्यूक्लियर फिज़िक्स में डिग्री आपने हासिल की। पीएचडी आपने की माशाल्लाह। और नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के बानी चेयरमैन भी आप रहे हैं। 1998 में आपने जो कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट कराने की जिम्मेदार टीम के आप लीडर भी थे। 2007 का जो बैनुल अक़वामी साइंसदान अवार्ड है वो आपको मिला, यानी कि पूरी दुनिया में से तमाम साइंसदानों में से सिर्फ आपको चूज़ किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज में इदारा है जो ये रेटिंग करता है, जो रेटिंग करता है। अच्छा, इसके अलावा फिर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आपने बड़ा काम किया। फिर थर कोल्ड फील्ड में जो 100 मेगावाट का पायलट पावर प्लांट था उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर बड़ी एक कंट्रोवर्सी भी आई और एहसान इकबाल साहब का क्या रोल था, उनके साथ क्या आपकी कन्वर्सेशन हुई, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि अच्छा फिर उसके बाद आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। 1995 से 2000 तक आप मेंबर टेक्निकल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन रहे। 2001 से 2007 तक नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के बानी चेयरमैन रहे। तो सो ऑन, फिर निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ एंड सो ऑन, लिस्ट बहुत लंबी है डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले हम चले आते हैं 28 मई की तारीख 1998। उस दिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा डॉक्टर साहब, क्या प्रेशर था, क्या प्लानिंग थी, क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी, और इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर लें इंडियन एटॉमिक ब्लास्ट जो किए गए उसकी फौरी बाद किस वक्त डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया, और क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लीड किया था, उन्होंने डिसीजन लिया था? देखें, थोड़ा सा इसको जिस तरह से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा उस वक्त के इवेंट्स के जो वजह बनी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की उसमें पहले जाएं। 1971 की मैं चाह रहा था कि हम हिस्ट्री पे लेटर ऑन चले जाएं। नहीं, हिस्ट्री नहीं है, एक आधा जुमला है। ठीक है। 1971 के दिसंबर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और इंडिया ने किया। 74 में उसके बाद इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया, वो न्यूक्लियर पावर बना और उनका जो रिटोरिक था, जो बात करने का तरीका था पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने कहा कि हम अब पाकिस्तान की फ़ॉरेन जो हैं पॉलिसीज़ वो भी हम कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी हम कंट्रोल करेंगे, कश्मीर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, सारा कश्मीर हमारा है। तो ये सारी इस तरह की रिटोरिक उनकी पार्लियामेंट में हुई, ये हमने सब सुना है। और उसके बाद
पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ 74-75 में हुआ। उस वक्त ज़ाहिर है भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने और सबसे पहले बोगरा साहब ने जो अमेरिकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एटम फॉर पीस, मामला वहाँ से स्टार्ट हुआ था। नहीं, एटम फॉर पीस तो वो तो 1962-63 की बात है, डॉक्टर उस्मानी साहब ने किया था, जिसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी की एप्लीकेशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। तब तक हमारी इंटेंशन ऐसी कोई नहीं थी। वो एटम्स और पीस के हमारे वो बड़े बड़े, जब हमने नौकरी स्टार्ट की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में 1962 में, तो हमारे एटॉमिक एनर्जी की जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी उनमें एटम्स और पीस के बड़े बड़े स्लोगन्स लगे होते थे। अच्छा, ठीक है। और न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, ये इस तरह के एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है। उसमें उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का तो कोई इंटेंशन नहीं थी। वो तो उस वक्त हुआ जब हमें थ्रेट परसेप्शन हमारी चेंज हुई, जब इंडिया ने हमें थ्रेट किया, उस वक्त फिर हमें करना चाहिए था ना। मुल्क भी टूट गया, आपके उस पर उन्होंने एटम बम भी चला दिया, अब हम सोए रहते हैं। तो पाकिस्तान एक यूर नेशन है, यहाँ पे 700 साल हुकूमत किया मुसलमानों ने, तो नीचे लग कर तो नहीं रह सकते थे हम। तो इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का यही तरीका था कि हम बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करें। तो उनके पास 4-5 गुना कन्वेंशनल आर्मी है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। वो उस तरह से तो उस रूट पे अगर हम चलते तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम कन्वेंशनल साइड पर उनका मुकाबला करते। लेकिन जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि बहुत मुश्किल था, हाँ, जो कि मुश्किल है, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उसमें क्वान्टिटीज़ नहीं काउंट करते। अगर आपके पास इतनी न्यूक्लियर वेपन पावर, इतनी पावर है, इतना डिटरेंस है कि आप एनिमी को उनके जो चुने हुए पॉइंट्स हैं, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप उन सब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, कमिंग बैक टू 28 मई जी, 28 मई का प्रोग्राम 75 में ये इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुनीर अहमद खान साहब जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी के, उन्होंने लेआउट किया भुट्टो साहब के साथ मिलकर, उन्होंने उसका अप्रूवल दिया। भुट्टो साहब ने बहुत एंथुसियास्टिक थे कि ये काम जो हमें करना चाहिए। इसमें 2 तरीके रूट्स होते हैं। एक तो था कि फौरी तौर पर जितनी जल्दी से हम एटम बम बना लें और डेटोनेट करके इंडिया को जवाब दे दें। वो रूट जो था वो फॉलो किया गया कि सेंट्रीफ्यूज प्लांट लगाएं। अच्छा, इंडिया का आपने जिक्र किया, कथा माजरत 65 में इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। नहीं, उन्होंने तो 50s में शुरू किया हुआ था। अच्छा, 50s में कर दिया था। 74 में डेटोनेट किया था उन्होंने बम। ठीक है। और वो पहले कहते रहे कि हम पीसफुल एप्लीकेशंस कर रहे हैं और छुप छुप के वो न्यूक्लियर वेपन बनाते रहे। ठीक है। तो हमने जिसको ये रूट एक शॉर्ट रूट था, जल्दी से जल्दी एटम बम बनाया जाए, और उस रूट पे आप सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम को एनरिच करते हैं। एनरिच यूरेनियम चाहिए ना, न्यूक्लियर फिसाइल वही होता है तो बॉम्ब के अंदर रखने के लिए। तो वो उसके लिए कोटे में प्लांट लगाई गई। डॉक्टर ईको खान साहब ने उस पर बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की। तो वो प्लांट लगी कोई 75-76 में। तो 1983 तक जाके वो 7-8 साल में इतना यूरेनियम प्रोड्यूस कर सके कि कुछ थोड़ी सी डिवाइसेस के लिए। लेकिन दुनिया के अगर आप सिनारियो देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स जो भी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जिनको न्यूक्लियर पावर्स कहते हैं, वो इस रूट को नहीं फॉलो करती, क्योंकि इसमें बड़ी लिमिटेड सी प्रोडक्शन होती है। 1-2-3 साल के एटम बम बना ली तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए रशिया, अमेरिका, जो भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, प्लूटोनियम रूट फॉलो करती हैं। उसमें बड़े बड़े मराहल हैं, मसाइल हैं। एक तो आपको चाहिए कि यूरेनियम आपके पास हो, यूरेनियम को रिएक्टर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी हो, रिएक्टर पर हो आपके पास अपना हो, अपना रिएक्टर हो, फ्यूल अपना हो, रिएक्टर अपना हो, यूरेनियम अपना हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। जब यूरेनियम रिएक्टर में डाल के बर्न करते हैं तो प्लूटोनियम बनता है। अब प्लूटोनियम को सेपरेट करना है बर्न फ्यूल से, तो रीप्रोसेसिंग प्लांट होनी चाहिए। रिएक्टर में हैवी वाटर पड़ता है, पानी की बजाय हैवी वाटर प्लांट होनी चाहिए। फिर आपको ज़ाहिर बॉम्ब डिज़ाइन फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास तो जो वहाँ मैंने जो बताया आपको बड़े बड़े माइलस्टोन्स प्लूटोनियम रूट के, वो जब सबसे पहले था कि रीप्रोसेसिंग प्लांट फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भुट्टो साहब को प्रॉमिस किया कि मैं आपको दे दूँगा। दिस वाज अ बिग माइलस्टोन ऑफ कोर्स। रिएक्टर बाद में फ्रांस ने रिग्रेट भी किया, और वो 7 साल हमें ख्वार करके $150 मिलियन हमारे से लेके फ्रांस ने हमें वो नहीं दिया अंडर अमेरिकन प्रेशर। तो 1980 आ गया, 80-81 आ गया। उस वक्त फिर हमारे साइंटिस्ट ने सब ने बैठ के फैसला किया कि ये अब सारा काम हमें खुद करना है। तो उस वक्त रिएक्टर भी हमने बनाया, हैवी वाटर प्लांट भी बनाई, रीप्रोसेसिंग प्लांट भी बनाई। ठीक है, रिएक्टर फ्यूल बनाने की फैक्ट्री भी बनाई, न्यूक्लियर बॉम्ब का डिज़ाइन थ्योरेटिकल भी बनाया और प्रैक्टिकल डिज़ाइन भी एक्चुअली वो भी बना दिया, बॉम्ब भी बना दिया। और उसके बाद टेस्टिंग के लिए टनल्स भी बनाई और चाहिए में सब कुछ किया।
और टेस्टिंग इक्विपमेंट भी बनाई जिससे बॉम्ब की यील्ड मेजर होती है और बॉम्ब की क्वालिटी मेजर होती है, विच इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, ये कहीं से कमर्शियली मिलता नहीं। तो ये सारे मराहिल आपके मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स ने 81 से लेके और 83 तक कवर कर लिए थे। अच्छा ये बताइए कि जो पार्ट्स, जो चीज़ें हमें चाहिए होती थी, जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं थी, किस तरीके से आती थी हमें? नहीं किन आते लोगों ने नहीं, help out आते किया? नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ सब नहीं आपने प्रोड्यूस यहीं पे ये किया, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं यहीं पे आता, कहीं से भी कुछ नहीं आता। एक रॉ मटेरियल अगर आपने स्टील खरीदे तो क्या आ गया, स्टील आपने खरीद लिया, लोहा खरीद लिया, कोई केमिकल आपने खरीद लिया, फर्टिलाइजर खरीद लिया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ये आपको हर चीज़ के लिए और जो मेटलर्जी अगर थी, वो सारी हमने खुद से अगर बनाई। आपको कभी फैसिलिटी दिखाई जाए तो आप हैरान होंगे। एवरी कंपोनेंट, एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड इन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इन आवर मिसाइल प्रोग्राम इज़ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, प्राउडली मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अस। अच्छा जी, और वो ये नहीं है कि अच्छा, ये जो एक कॉमन मिसपरसेप्शन ही है कि उस वक्त स्मगलिंग करके हमें बहुत सारे हमारे साथी थे जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। इट्स ऑल मिसपरसेप्शन। ये जो है ना बात, ये हमारी ये स्टोरी आपको सेल करते हैं लोग, ये वो हमारे कुछ तो हमारे प्रेस सेल करता है ऐसी स्टोरी, कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियन में ये चीज़ एम्बेडेड है, क्योंकि हम एक ऐसे नेशन है जिनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमें समझते हैं हम खेतों से उठ के आए हैं, हम ये कहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो इंटेलिजेंस पाकिस्तानी नेशन को अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है वो दुनिया के बेस्ट इंटेलेक्ट्स से भी बेहतर है। यू कांट मैच दिस इंटेलेक्ट। इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, जो हमारी क्रूज़ मिसाइल्स हैं जो करती हैं, जिस तरह वो अंडर द सी से लॉन्च होती हैं, किस तरह टारगेट को हिट करती हैं, और किस तरह वो एंटी शिप मिसाइल्स हमारी वर्क करती हैं, तो ये जिस तरह हमारी मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स काम करती हैं, एक फ्लाइट में 10 टारगेट्स डिस्ट्रॉय करती हैं। मैं आपको क्या बात करूं, आप कैमरा देख लें हमारी, आप सुनेंगे कैमरा का फाइटर प्रोड्यूस करते हैं आप, तो वो तो एक जॉइंट वेंचर है ना। मैं जिनका बात करूँ जॉइंट वेंचर्स नहीं है, वो आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी ब्रेन्स, डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक 100% जो मैं बता रहा हूँ जी। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, तो इस कॉम को अंडर एस्टिमेट ना करें, अंडर एस्टिमेट दिस इज द फाइनल वर्ड। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी मिस परसेप्शन क्लियर हो गई है कि सब कुछ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुआ, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ। 11 मई 1998 भारत ने जब 3 धमाके कर दिए, पाकिस्तान में कितना प्रेशर था साइंटिस्ट पे? मैं तो बड़ा खुश था। अच्छा, आप खुश थे? मैं बहुत खुश था, क्योंकि हमने 83 में कोविड टेस्ट किया ना, उसके बाद फिर हमने 6, 7, 8 डिफरेंट डिज़ाइन न्यूक्लियर वेपन्स के बनाए। फारिग तो नहीं हम बैठ सकते थे ना, हमने मिनिएचराइजेशन की, छोटा साइज़ किया और एफिशिएंट बनाया ताकि छोटे साइज़ में भी यील्ड ज़्यादा सबसे पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, किसकी हुई, किसने बुलाई, किसने चेयर की जब एटमी धमाके इंडिया ने किए? तो और उसके बाद डिस्कस किया? इंडिया ने धमाके किए 11 मई को और 13 मई को, और 13 मई की शाम को मुझे टेलीफोन आया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कि उनका मिलिट्री सेक्रेटरी से कि जी आपसे मीटिंग करनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन से बात करनी चाहिए थी ना। मैं तो चेयरमैन नहीं था, मैं मेंबर टेक्निकल था, नंबर 2 द चेयरमैन वाज इन अमेरिका एंड ही वाज इन हॉस्पिटलाइज्ड, ही वाज नॉट सिक वेल, तो अस्पताल में वहाँ पे थे। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ढूंढा तो फिर मेरे पे बात बनी, तो मुझे बुला लिया उन्होंने। मैं गया वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, और वो थे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सईद मेहदी साहब एंड माई साहब, जस्ट 3 ऑफ अस। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा मुझे पता है उनके जो टेस्ट हुए, उन्होंने कहा पूछा यील्ड कितनी है, मैंने वो भी बता दिया उनको, किस किस्म के टेस्ट हुए हैं सब बता दिया। तो खैर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम्स हैं कि तुम मेजर द यील्ड ऑफ इंडियन टेस्ट। अच्छा। हाँ, तो वो जब बात प्रिलिमिनरी हो गई तो उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। आई वॉज वेरी यील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सादा अल्फाज में। भाई बम धमाका करते हैं, ताकत कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, वो हमने पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से हमने जान लिया कि भारत ने धमाके किए हैं, दुनिया उसकी ताकत कितनी है दवाई की। जो बड़े बड़े ममालिक हैं सोफिस्टिकेटेड, सबके पास ये फैसिलिटी है। अच्छा। सब ने ना मेजर कर ली था उनके यील्ड। ठीक है, ठीक है। वो एक शॉक वेव क्रिएट होती है, वो उसको एक तरह पूरी दुनिया में घूमती है ऐसे, जो डिटेक्ट कर ले वो बताता है कितनी यील्ड का बम का। ठीक है। तो वो हमें भी बता लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पता लगा, अमेरिका में भी पता लगा, यूरोप में भी पता लगा, सब एवरीबडी न्यू, इट वाज ऑल ट्रांसपेरेंट। ठीक है। खैर तो वो
उन्होंने फिर बात की मेरे से कि हमें आप बताएं कि आप क्या क्या ख्याल है। मैंने कहा जी हमें इसका जवाब देना चाहिए, वी कांट सिट लाइक दिस, दे विल डोमिनेट अस, और फिर हमारा यहाँ पे इज्जत से रहना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने आपसे आपकी राय जानी। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे से राय पूछ रहे हैं। मैं तो बड़ा आई फेल्ट सो प्राउड कि प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग मी माय ओपिनियन, बट ही न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई ही वाज आस्किंग माय ओपिनियन, कि आपकी तैयारी कितनी है, वेयर डू वी स्टैंड, कैन वी गिव अ रिप्लाई टू दिस। मैंने कहा 74 में तो नहीं था, अब तो हम बड़े बहुत तैयार हैं, हमारे पास तो बहुत से डिज़ाइन है, वी वुड लव टू गो एंड डू द टेस्टिंग, सारे डिज़ाइन टेस्ट करने। तो कहते हैं अच्छा, मैंने कहा कहते हैं फिर हमें टेस्ट करने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करने चाहिए। कि मैंने कहा कितने टेस्ट करने चाहिए? कहते हैं कि उन्होंने 5 किए हैं, हमें 6 करने चाहिए, एक उनसे एक ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, ये मियाँ साहब ने कहा? मियाँ साहब ने कहा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। बस यहाँ तक बात, ये इनफॉर्मल बात थी। ठीक है। बट देन ही सेड कि कल डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें आपको बुलाएंगे हमें बाय स्पेशल इन्विटेशन, और उसमें एक खान साहब भी आएंगे और आप भी आएंगे, और फिर वी विल डिस्कस कि क्या विल टेक एवरीबॉडीज ओपिनियन एंड देन विल टेक अ फाइनल डिसीजन। और उस मीटिंग में अब्दुल कदीर खान साहब भी थे? हाँ, फाइनल डिसीजन करेंगे। तो वो फिर एक उन्होंने मुझे सवाल पूछा उठते उठते कि अगर आप टेस्ट करने चाहें और आपकी पूरी तैयारी हो, और कौन सा वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि हम आपको कहीं टेस्ट नहीं करने वापस आ जाओ तो आप बॉम्ब लेके वापस आ जाएंगे, कौन सा वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? मैंने कहा जी वो जब बॉम्ब अपनी जगह पर रखा जाए और तारे से कनेक्ट हो जाएँ सारी, उसके बाद फिर टनल को कंक्रीट से प्लग कर दें। तो पहला प्लग जो है ना 30 फुट लंबा कंक्रीट का, वो लग हो जाए और उसको 10 घंटे को हो जाए, सेट हो जाए कंक्रीट, फिर आप बॉम्ब नहीं रिट्रीव कर सकते। ठीक है। तो मैंने कहा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बिफोर यू पोर द कंक्रीट यू कैन रिट्रीव द बॉम्ब, वंस यू स्टार्ट प्लगिंग इट देन इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। खैर उन्होंने पूछ लिया, चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में मीटिंग में मैं गया, तो वो तीनों सर्विस चीफ्स भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, गौहर अयूब साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, अपना क्या नाम था उनका, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो जो पठान थे अभी बहुत हुआ इस साल। ठीक है। अच्छा वो थे, और खैर तो और कुछ सेक्रेटरीज वगैरह होंगे मुझे नहीं पता, और बस 10-15 लोग थे। तो नवाज शरीफ सब बैठे हुए थे, तो वो डिस्कशन शुरू हुई क्या करें, सब ने कुछ नेवल चीफ भी सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, एंड बाय एंड लार्ज आई वुड से 85% ऑफ द ओपिनियंस वर कि टेस्ट करने चाहिए। अच्छा। तो फिर उन्होंने डॉक्टर अयूब खान से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल टेस्ट करने चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कौन सा होता है कि हम आपको कहें कि ना टेस्ट करो, बॉम्ब लेके आ जाओ। मैंने कोई मसला नहीं है, जब बॉम्ब डेटोनेट करने से 1 मिनट पहले हमें पता लग जाए, टेलीफोन आ जाएगा, हम तारे खोल के बॉम्ब उठा के ले आएंगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे और वो कौन लोग थे जिन्होंने नहीं हेजिटेशन शो की नहीं और कहा कि हमें नहीं वो बाद में करना करते हैं। फिर उस सवाल के जवाब में फिर उन्होंने मुझे तब देखा, फिर क्योंकि आपने कहा था कि कंक्रीट हमने डाली मैं है, वो हाँ वहाँ तो और AQ खान साहब ने कहा कि बस आप फौरन से उन्होंने हम कहा कर तारे लेंगे। कार के लिए। तो मुझे फिर उन्होंने पूछा कि आप बताएं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कब होगा। मैंने कहा जी जब कंक्रीट पोर हो जाए फिर नहीं यू हो कांट सकता। टेक इट। अच्छा, यहाँ पे ये आपका ज़िंदगी का पहला इख्तिलाफ था डॉक्टर AQ खान साहब के साथ? यार इख्तलाफ की बात क्या है, साइंटिस्ट ने काम कर रहे अपना अपना उनका ठीक है। अपना काम था। आई रिस्पेक्टेड मेरे से 10 साल बड़े थे, मैं हमें माँ बाप ने ये सिखाया बुजुर्गों की इज़्ज़त करो। मैंने उनसे कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, उन्होंने अखबारों में मेरे खिलाफ लिखा तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैंने वो आपने अब जिक्र कर ही दिया तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने कुछ इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा कि AQ खान साहब ने बहुत मेहनत की। तो वो जो एक कंट्रोवर्सी भी आई थी इसको भी आप क्लियर कर दीजिए कि डॉक्टर समर साहब और AQ खान साहब के दरमियान में कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी देखें बात यह है कि ये जो है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसमें 18-20 स्टेप्स हैं। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करना, फिर गैस बनाना, फिर बॉम्ब डिज़ाइन करना, फिर मैंने आपको सारा बताया सारी से अबाउट 19 स्टेप्स। एक स्टेप वो है जिसमें यूरेनियम की एनरिचमेंट करना, ठीक है, वो डॉक्टर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है। बाकी सारे स्टेप एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पुराना इदारा है, 1955 में क्रिएट हुआ है। केआरएल तो 1976-77 में क्रिएट हुआ है ना, वो पुराने इदारे, उनकी जिम्मेदारी थी, और वहाँ पे मैन पावर भी थी काम करने के लिए। तो अब अपना अपना काम सारे कर रहे थे। मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में क्योंकि था और मेंबर टेक्निकल का था, और मैं उन सारे स्टेप्स का जो यहाँ पे क्लासीफाइड सीक्रेट काम है उसका इंचार्ज भी था। तो इसलिए आई वॉज अ काइंड ऑफ स्पोक्समैन फॉर ऑल दोज पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वर कवरिंग द 18 स्टेप्स।
ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं उस कमरे में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही थी और मियाँ साहब ने पूछा कि वो कौन सा मोमेंट है जहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अब हमने फैसला चेंज कर लिया है, हम ब्लास्ट नहीं कर रहे, उस पे आपने अपना वर्जन दिया और AQ खान साहब ने अपना, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मियाँ साहब ने शरारत की, उन्होंने AQ खान को कहते देखा है डॉक्टर, जो लोग काम करने वाले उनको पता होता है क्या करना है, कैसे ये मियाँ साहब ने कहा। कैसे काम करना है। मेरी खाम से मुझे शर्म भी आई कि मैं बुजुर्ग आदमी, मुझे ऐसी, तो उन्होंने कह दिया ये बात। ठीक है। एनीवे वो डज ऑल इन ऐसी जी, on a lighter लाइट note, मूड जी। में बात हो जाती है ना, इंसान है सारे, बात जाहिर है। सब लगाते हैं, कर लेते हैं बात, क्योंकि उस वक्त तक ये फैसला हो गया था कि बॉम्ब चलाना है। ठीक है। तो वो मेन जो इशू और जो थी मीटिंग का मकसद था वो हल हो गया हुआ था, दिस वाज द स्केड्यूल टॉक। तो एनीवे तो वो उसके बाद फिर इट वाज डिसाइडेड कि वी शुड सेंड डेलीगेशन, स्मॉल डेलीगेशंस टू आवर फ्रेंडली कंट्रीज़, ब्रदरली कंट्रीज़, टू इन्फॉर्म देम कि हम एटॉमिक टेस्ट करने लगे। ठीक है। ये ना हो कि वो कहें जी हमें बताया नहीं, खुद ही कर लिया। तो वो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़, टर्की, चाइना, इनको सबको मेरा ख्याल है भेजे होंगे इन्होंने लोग, मैं तो नहीं पता कौन कौन कितने लोग गए हैं, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप पैकिंग कर लें एटॉमिक बॉम्ब, वेपन से अपन जो ले जाने चाहिए, जो सामान ले जाने उसकी तैयारी कर लें, बट यू ओनली गो व्हेन वी गिव यू द फाइनल वर्ड। ये डेलीगेशन वापस आ जाए। तो ये अब 14 तारीख को फैसला हुआ है, 19 तारीख को ये डेलीगेशन वापस आ गए और सब बता के सबको 19 तारीख को डेलीगेशन वापस आए, हाँ तमाम जो बरादर उनको बता के ममालिक थे हमारे और उनको इन्फॉर्म कर दिया, और 19 के बाद फिर 28 तक का सफ़र वो कैसे जारी रहा, 19 वो को- इस ब्रेक के बाद, डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हो गया। चलो। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 19 तारीख के बाद 28 तक का सफ़र क्या था और कैसे जारी रहा। हमारे साथ ही रहिएगा। बैक जी, डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 19 तारीख तक का हमने आपको सफ़र सुनाया है और आपको बताया है कि क्या तारीख थी हमारे एटमी धमाकों की। 19 से 28 तक क्या हुआ डॉक्टर साहब? 19 तारीख को डेलीगेशन वापस आ गए दुनिया भर से, जिन हाँ। ममालिक के साथ हमारी दोस्ती थी, ताल्लुकात अच्छे थे और हम उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? 19 की रात को फिर हमें यहाँ से हमें गो हेड मिल गई जाने के लिए। तो 20 तारीख को बहुत सारा सामान था, वो हमने स्पेशल एयरफोर्स के जहाज़ उनसे भेजा वहाँ पे। और चाकी का डिसाइड किसने किया और क्यों किया? और कौन सी साइड थी? अच्छा, चाकी थी मेन साइड, और एक छोटी साइड थी खारान में, ठीक है। तो चाकी पर ही पहले जाना था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा वहीं पे था हमारा। अच्छा, तो बॉम्ब्स को क्योंकि असेंबल भी करना था फिर टनल्स में लेके जाने के लिए सारा कुछ। तो वो 20 तारीख को हम चागी पहुंच गए और काम शुरू किया, बॉम्ब्स के असेंबली का काम शुरू किया। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटोनेशन पॉइंट से कहाँ रखना है, डेटोनेशन पॉइंट, वो टीम में अलग काम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू किया, क्योंकि डेटोनेशन आपने टनल के मुंह के आगे खड़े होकर तो नहीं करनी होती ना, जो केबल्स आती हैं अंदर से बॉम्ब से, वो डेटोनेशन के लिए तो टनल के बाहर एक बंकर होता है, उसमें केबल्स आती हैं, वहाँ पे सारी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है जो बॉम्ब की ताकत, यील्ड और क्वालिटी मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है सारी। लेकिन डेटोनेशन जो करनी है उसके लिए 15-20 किलोमीटर दूर डिफरेंट माउंटेन रेंजेस थी जगह जगह, उनसे पहाड़ों के पीछे हमने एक ट्रक के अंदर डेटोनेशन के लिए वायरलेस सिस्टम लगाया, जो वायरलेस से एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि साइड जहाँ पे वो बॉम्ब था वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर थे। वहाँ से डेटोनेशन की है ना। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे साइड पे कोई बंदा नहीं था जिसको डेटोनेशन हुई है, ठीक है। ना सिक्योरिटी का ना कोई और। तो वहाँ पे तो इसलिए वो टीम जो थी वो वहाँ से देख रही थी कि सिग्नल यहाँ तक आता है कि नहीं आता, और वायरलेस का सिग्नल, बीच में पहाड़ थे ना बहुत से, तो बड़ा मुश्किल से वो लोकेशन उनको ढूंढनी पड़ी कि ये काम हो जाए। ठीक है। खैर वो भी काम करते रहे, बॉम्ब्स असेंबल भी करने वाली टीम का बिजी रही, और फिर ये कोई तकरीबन 26 तारीख को 26 मई तक बॉम्ब सारे असेंबल हो गए। ठीक है। तो फिर अब बॉम्ब को अंदर रख के तो फिर टनल को कंक्रीट से प्लग करना होता है, ताकि जब बॉम्ब ब्लास्ट करे तो सारी ताबकारी टनल के अंदर से सीधे बाहर ना आ जाए ना, और उसको पूरी टनल को कंक्रीट सीमेंट और कंक्रीट बजरी से 30-30 फुट सॉलिड प्लग्स लगाया, फिर स्पेस खाली छोड़ी, फिर एक प्लग लगाया, फिर स्पेस छोड़ी। अब 1-1.25 किलोमीटर लंबी टनल को पूरी को तो कंक्रीट से नहीं भर सकते, 12-15 फुट डायमीटर की टनल है, इस कमरे की चौड़ी, तो वो 30-30 फुट के प्लग लगाते हैं। वो फिर प्लगिंग शुरू हुई, तो 28 तारीख को 27 की रात को प्लगिंग ख़त्म हो गई, काम कंप्लीट हो गया पूरा, वी वर रेडी। तो 27 को फिर 28 को फिर हमने सोचा था कि अब हम करेंगे टेस्ट करेंगे। तो 28 मई को जो आर्मी की पूरी ब्रिगेड थी हमारी सिक्योरिटी के लिए, उनको मैंने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाए फॉर सेफ्टी रीज़न, वी डोंट वांट यू टू बी
वो तो टर्नआउट और वहाँ साइड पे आप तकरीबन 10 अफराद थे। साइड पे हम तो डॉक्टर अशफाक साहब थे, वो अब्दुल तो कदीर साहब थे। विटनेस करने आए थे ना, अच्छा वो तो मेहमान आए थे, कोई 15 मिनट पहले डेटोनेशन से अच्छा अच्छा, 2 हेलीकॉप्टर ठीक में है, आए थे। ठीक है। वो कुछ डॉक्टर अशफाक थे, जनरल जुल्फ़िकार साहब भी कदीर थे। साहब थे, जनरल जुल्फ़िकार थे, और कोई केरल के उनके एक खां के साथ उनके 2-3 कुलीग से जो कैमरे लेकर आए तस्वीरें बनाने के लिए, अच्छा तो वो थे बस। बाकी हमारी जो डेटोनेशन टीम है वो उसमें कोई 8 लोग थे। अच्छा हम हमारी अपना व्हीकल था जिसमें वायरलेस सिस्टम लगा हुआ था, डेटोनेशन सिस्टम लगा हुआ था, और उसमें वो मेरे साथ हमारे लोग थे। तो और फाइनल गो एट किसने दिया? मैंने दिया, अच्छा, और किसने नहीं दिया। बटन किसने दबाया? वो मैंने अपने इंजीनियर जो ने वायरलेस सिस्टम बनाया था, मैंने कहा आप दबाएं। अच्छा, आपने उनको ऑनर दिया। ज़ाहिर है उनका अब डॉक्टर साहब ये बताएंगे ये एटम बम का साइज क्या होता है, कितना बड़ा होता है? एटम हमारे बम नाज़रीन के लिए, हमारे लिए हमें कुछ थोड़ा सा समझाइए बेसिक्स। एटम बम्स आप बनाते हैं कि आपने कितनी ताकत से लेनी है, ठीक है। आपका मकसद क्या है, आपने उससे किस चीज़ को तबाह करना है। तो आप हमारे पास सारे रेंज के एटम बम्स हैं, इस 7-8 इंच साइज से लेके, और अच्छा, यानी कि एटम बम 7-8 Different- इंच का भी होता है? हाँ वो टैक्टिकल वेपन, अच्छा उसे टैक्टिकल वेपन कहते हैं, वहाँ से लेके और ऊपर बड़े साइज़ तक भी होते हैं, जो कि कई कई जो मिसाइल्स के थ्रू हम लोग बहुत इस्तेमाल सारे किलो टन तक चले जाते हैं। हाँ, तो वो एटम बम जो है वो हर साइज़ के होते हैं, और आपके ज़रूरत के मुताबिक शाहीन 1 अच्छा, मिसाइल। मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि अमेरिका को कैसे नहीं मालूम हुआ, दुनिया को कैसे नहीं पता, हमारे वो कौन से अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी वजह से बड़ा आपने सीक्रेटिवली हमारे मुल्क ने, हमारी एजेंसीज़ ने, हमारे साइंसदानों ने, सब ने इस पे काम किया? देखें जी, हम जब काम कर रहे थे तो मैं स्पेशली मैं तो चागी बहुत दफ़ा गया हूँ, तो चागी में 1980 से जाना शुरू किया। मैं जब भी गया, ना मैंने कभी टिकट यहाँ से लिया, ना मैंने कभी TADA लिया था अपने दफ्तर से। अपनी बेगम को मैं जब गया, मैंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ, उनको भी नहीं कभी आपके पता। घर वालों को भी नहीं पता था? नहीं, मैंने कभी आके TA बेली से मिट किया कि मेरा TA दे दो, मैं वहाँ जाकर मार के आऊँ इतने दिन, तो इतनी मुश्किल हालात में। तो ये एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये चीज़ थी कि वहाँ पे कभी भी कोई प्रेस का बंदा जागी हमारी फैसिलिटी पे, कोई एनीबडी एल्स जो कंसर्न नहीं है इस काम से, कभी भी कोई यानी नहीं। आपने कोई सीक्रेट जो है वो रखना है तो आपको प्रेस से दूर रहना है। बिल्कुल That's a नहीं, fact. हर अनकंसर्न आदमी से दूर है ना, जिसका काम नहीं है वो ना जाए। हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग जो कंसर्न नहीं थे, उनको नहीं पता था चागी कहाँ है और काम क्या वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ मैं, क्योंकि इंचार्ज था इसका पूरे क्लासिफाइड सीक्रेट काम का एटॉमिक एनर्जी की, तो एज ए मेंबर टेक्निकल, तो इसलिए वो मुझे चेयरमैन। तो डॉक्टर साहब, भुट्टो साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ साहब अभी भी क्रेडिट लेते हैं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने बुलाया आपको, आपसे मशवरा किया और उन्होंने डिसाइड कर लिया, हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, डॉलर्स उनको ऑफर किए गए। भुट्टो साहब के रोल को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने इनिशिएटिव लिया? भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है काम का आगाज़ करने का, जी और आगाज़ कर भी सिर्फ नहीं उन्होंने किया, काम को ज़रा मोमेंटम पुश भी दिया जी। इनिशियल मोमेंटम दिया उन्होंने, क्योंकि वो जब तक वो ज़िंदा थे, जब तक वो पावर में थे, उन्होंने फंडिंग की, उसके लिए अप्रूवल्स दिए और पुश किया काम को। और उसके लिए टीम चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऐसा बंदा चुन के लगाया जो कि इस काम को सपोर्ट करता था। जी ठीक है, अब्दुल सलाम साहब को हटा के गालिब। अब्दुल सलाम साहब तो इसमें कभी भी नहीं थे, वो तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, वो अच्छा, ठीक है। यूरोप में रहते थे अपना थ्योरेटिकल, वो ही वाज साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो एक उस तरह की Advisory थी। एडवाइजरी पोस्ट है। तो काम करने वाले लोग और होते हैं, एडवाइस करने वाले लोग होते हैं। तो जो काम है नवाज शरीफ साहब का, इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वो बोल्ड डिसीजन ली कि धमाका करो भाई, जबकि अब सारी दुनिया को नज़र से हमारे पे फोकस था कि इंडिया ने किया ना, अच्छा, अब ये कुछ करेंगे। मुखालफिन है मियां साहब के, वो ये कहते हैं कि इन्होंने बस क्रेडिट ले लिया है, ऐसा था नहीं, ये फैसला हो चुका था पहले से, और सिर्फ मियां साहब को इन्फॉर्म किया गया था कि हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, आपने क्रेडिट लेना तो ले लें। इसको आप निगेट करते हैं? ये क्या बातें, ये कहाँ से फजूल सी बातें अजीब सी उड़ती रहती हैं। आपको मैंने पूरा सीक्वेंस बताया है, पूरा डिफेंस कमेटी में कैबिनेट की मीटिंग हुई, सारे लोग उसमें बैठे, उसमें मेजॉरिटी डिसीजन हुआ, उसको मियां साहब ने फाइनली उसको एंडोर्स किया फाइनली, और डेमोक्रेटिक तरीके से काम किया ना, एज ए टीम वर्क काम किया। और फाइनली उन्होंने जो शाम को पहले मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया था मेरा भी यही सब मर्जी के बम धमाका होना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेके चलते हैं, कल मीटिंग में आ जाएं आप। ये भी आज हमारे क्लियर हो गया हमारे प्रोग्राम के थ्रू की जो मिसपरसेप्शन थी, ये भी एक क्लियर हो गई, जो कि उनके सियासी
हमारी जानिब से नहीं, उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से ये बात बस वो बातें हर तरह की होती हैं ना, मैं कोई बात करूँगा, कोई और कुछ अच्छा और डॉक्टर साहब करेगा। ये बताइए कि एटॉमिक की जो टेक्नोलॉजी, एटॉमिक बॉम्ब की, वेपन्स की, वो ये भी कोई डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है? अमेरिका से हमारी किस हद तक मुख्तलिफ है? भारत की टेक्नोलॉजी क्या है, हम उनसे बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर हैं? और इस किसी भी वक्त डिसीजन लेना कि इस वक्त हमें फौरी तौर पे एटॉमिक वेपन जो है वो हमने डेटोनेट करना है, तो वो 28 मई 1998 का दौर और आज का दौर, उसमें क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, क्या ये फ़र्क क्या है? देखिए वेपन को अगर आपने क्वालिटी बतानी है ना, तो वेपन छोटे से छोटा हो अच्छा। और उस साइज़ की वजह से में भी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम्म, तो एफिशिएंट ज़्यादा हो, ठीक है। कॉम्पैक्ट हो लेकिन एफिशिएंट ज़्यादा। कॉम्पैक्ट क्यों हो? मिसाइल में थोड़ा सा वजन होगा तो ज़्यादा रेंज मिसाइल की बढ़ जाती है। अगर मिसाइल में बहुत सारा लोड डाल दो वेपन का, जितना बड़ा वेपन डाल दो वो उसकी रेंज कम हो जाती है। तो इस स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड मोर एफिशिएंट वेपन्स आर द बेस्ट। अब अगर पाकिस्तान ने टैक्टिकल वेपन बना लिया तो दुनिया दंग रह गई ना कि ये खेतों में बैल से हल चलाने वाली कौम ने ये क्या किया, ठीक है। और आप सोचना शुरू करेंगे, एकदम आपका दिमाग चलेगा कि कहीं से इनको मिला होगा, ये कहीं से नहीं हमें टेक्नोलॉजी मिली, ठीक है, कहीं से नहीं मिली है। मैं डायरेक्टर था उस वक्त उस इदारे का जहाँ पे वेपन बनते थे, और एक दिन मेरा एक साइंटिस्ट आया मेरे पास, कहता है जी ये जो हमारा साइज़ हम बना रहे हैं इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा है, मैं छोटा साइज़ एक टेक्निकल वेपन बनाना चाहता हूँ जो मल्टी बैरल लॉन्चर से छोटी मिसाइल के अगर लगा के आप फायर कर सकें, तो वो उस आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं बनाऊँ? मैंने कहा कितना छोटा होगा? उसने मुझे बताया बहुत छोटा होगा। मैंने कहा ऐसे करो तुम बनाओ, अगर कामयाबी हुई तो तुम्हारी, अगर फेल होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। आई एम द हेड ऑफ दैट मैं डीजी हूँ उसका। तो मैंने कहा तुम बनाओ, एंड आफ्टर 6 months ही प्रोड्यूस दैट वेपन एंड इट वाज कोल्ड टेस्टेड एंड इट वाज सक्सेसफुल विदिन 6 months। यस। अच्छा एक और तो स्टोरी कहानी जो नहीं, वो बचपन से आगे बन सुनते रहे हैं। थे ना, हम बना रहे थे ना, हम कितने सारे मॉडल। अच्छा डॉक्टर साहब एक और कहानी जो हम हाँ। बचपन से सुनते आए, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हॉलैंड से ब्लूप्रिंट्स लेके आए थे, वो चीज़ें को स्मगल करके लाएगी पाकिस्तान, वो उस हवाले से भी कोई हकीकत नहीं है ब्लूप्रिंट्स के हवाले से? नहीं, आपको अगर उसकी तो डिटेल चाहिए और अगर उस टाइम में तो मैं बता दूँ, डॉक्टर साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे हॉलैंड में जहाँ पे यूरेनियम की एनरिचमेंट होती थी। अच्छा उसका नाम था अल्मेलो प्लांट। ठीक है। अल्मेलो प्लांट में वो हॉलैंड में काम करते थे, और वो वहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो फ्लेमिश होती है। जी हाँ। तो ये इन्होंने पीएचडी की थी बेल्जियम से, अच्छा इनको भी फ्लेमिश आती थी। वो उस प्लांट में इनको जॉब मिल गई। जब वहाँ पे जॉब मिल गई, अब ये मेटलर्जिस्ट थे, इनका उस प्लांट को डिज़ाइन करने बनाने से कोई ताल्लुक नहीं था बिल्कुल। इनका एटम बम बनाने से मेटलर्जी कोई यानी कि जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मेटलर्जी करते होते हैं जो लोहे जो मेटल जो मेटल को मिक्स और करके alloys अलॉयज mix बनाते होते हैं, जी। हैं। अलॉयज बनाते हैं कि हमें ज़्यादा हार्ड अलॉय चाहिए ठीक या है। सॉफ्ट अलॉय चाहिए या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलॉय चाहिए। वो मेटलर्जी में मैंने पीएचडी की थी। बट ही न्यू द लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्लेमिश। उस प्लांट में जब इन्होंने जॉब की तो उन्होंने इनको उस प्लांट के बहुत सारे ड्राइंग्स दे दी, डिज़ाइन ड्राइंग्स दे दी कि इसमें सब एरो लगा के छोटे छोटे वो फ्लेमिश में लिखे हुए थे, टैग्स लगे होते हैं ना कि ये ड्राइंग में ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऐसे लाइन लगा के मैं लिखा था ये क्या चीज़ है, ये फलानी चीज़ क्या है। तो उन्होंने इनको कहा आप इसको ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश, क्योंकि आपको अंग्रेजी आती है। तो इन्होंने फिर वो ड्राइंग्स सारी देख ली। जब देख ली और समझ ली, जितनी भी समझ सकता है इंसान, उसके प्लांट का वो डिज़ाइनर तो नहीं थे ये, लेकिन जितने भी पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, उन्होंने वो सारी ट्रांसलेट की। तो ज़ाहिर है छोटी 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 ड्राइंग सब की होगी, तो वो इनके पास एक नॉलेज आ गया वहाँ पे। तो जिस वक्त ये ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूज प्लांट पे डिसाइड हो गया पाकिस्तान ने अपनी लगानी है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी तरह वेपन बना रहे हैं ना। प्लूटोनियम रूट तो वो टेक टाइम, उसके तो वो 7-8 माउंट एवरेस्ट की पीक सर करने वाली बात थी ना। रिएक्टर बनाओ, फलाना बनाओ, रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाओ, जिसके लिए हमने 7 साल बुलाया फ्रांस ने, सारा हमने अब खुद करना था ना काम। तो इसलिए शॉर्ट रूट पे इनको फिर कहा गया कि आप, इन्होंने खुद ही ऑफ़र किया कि मैं आप सर्टिफाइड प्लांट में काम कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है कोटे में, इस्टेब्लिश हो गया था कोटा में ऑलरेडी, एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट प्लांट, और उसके इंचार्ज भी थे एक साहब। तो फिर जब ये इन्होंने ऑफ़र किया तो इनको बुला लिया और इनको कहा आप वहाँ पे उस प्लांट में टीम में शामिल हो जाए और आप अपनी टेक्निकल कंट्रीब्यूशन करें। तो आफ्टर सम टाइम तो डॉक्टर साहब हैं तो बड़े थ्रस्ट वाले बंदे ना, तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट आप मुझे ही दे दें, मैं इंडिपेंडेंटली इसको खुद करूँगा, रन करूँगा। हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो बंदे थे वो वापस आ गए,
उन्होंने आके रिएक्टर बनाना शुरू कर दिया प्लूटोनियम रूट के लिए, वो प्लूटोनियम पे चल पड़े, वही मैन पावर थी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको प्लूटोनियम वो बना लिया, सेंट्रीफ्यूज बनाने शुरू कर दिया। तो वो दिस इज़ ओनली रीज़न दैट ही केम टू पाकिस्तान टू कंट्रीब्यूट यूरेनियम एनरिचमेंट में मैं कंट्रीब्यूट कर दूँ, जो बड़ा नेक काम था। उनको वहाँ पे अच्छी थोड़ी तनख्वाह ले रहे थे, यूरोप में आराम से बैठे हुए थे, बेल्जियम औरत से शादी की हुई थी, एंड ही केम, हिज वाइफ आल्सो सपोर्टेड हिम, दे ऑल केम हियर, मुल्क के लिए वापस आए। हाँ, अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। Yes. तो हमारी क्वालिटी, वेयर डू वी स्टैंड टुडे? जितने भी एटॉमिक वेपन्स आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आप जेम्स डिफेंस वीकली खोल लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। एक मैं ग्राफ बना डिस्प्ले करूँगा मैं, तो आप मेरे कंप्यूटर पर आपको पता लग जाएगा डिफरेंट कंट्रीज़ का कि न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास कितने हैं, फिसाइल मटेरियल किसके पास कितना है। फिसाइल मटेरियल जो बॉम्ब के अंदर जाता है, जिससे वो एक ऑर्डनरी सी चीज़ एटॉमिक बॉम्ब बन जाती है, वो किसके पास कितना है, तो वो उसकी स्टॉक पाइल कितनी है। तो इट इज़ गिवन फॉर ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट 6-7 के, वो पूरे कर्ज नज़र आते हैं। पाकिस्तान स्टैंड्स नियर विद इन द टॉप 3-4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और फॉर्चुनेटली यूरेनियम भी पाकिस्तान से ही हमें मिल रही है। देखिए और ये दुनिया के तमाम खत्तों में नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक रूल है कि अगर आप प्लूटोनियम रूट में, अब आपने यूरेनियम स्टार्ट किया, आपने रिएक्टर फ्यूल बनाया, रिएक्टर में डाला, प्लूटोनियम निकला, प्लूटोनियम को सेपरेट किया, रिप्रोसेसिंग में प्लूटोनियम निकला है, अगर आपने वो यूरेनियम कहीं से बाहर से इंपोर्ट किया है तो अंडर सेफ गार्ड्स आ जाएगा। रिएक्टर बेशक आपका अपना बनाया हो, अगर वो सेफ गार्डेड मटीरियल रिएक्टर में जाएगा तो जो उसमें प्लूटोनियम नहीं जो प्लूटोनियम बनेगा वो भी अंडर सेफ गार्ड होगा। मतलब द मोमेंट यू प्रोड्यूस प्लूटोनियम फ्रॉम सेफ गार्डेड यूरेनियम और सेफ गार्डेड रिएक्टर, तो उसके ऊपर IAEA के इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे, उसके ऊपर सील्स लग जाएंगी, वो उसको आपके पास ही रहेगा आपके मुल्क में, लेकिन दे विल विजिटेड एवरी 3 मंथ, और उसमें कैमरे लगे होंगे 24 घंटे चलते रहेंगे, और वो देखते रहेंगे कि ये कोई यूज़ तो नहीं कर रहा वेपन के लिए, तो वो आपके लिए बेकार है, वेपन्स प्रोग्राम के लिए तो बेकार है। इसलिए यूरेनियम भी आपका अपना है, रिएक्टर भी आपका अपना है, और रिप्रोसेसिंग प्लांट भी आपने अपने बनाई, हैवी वाटर प्लांट भी अपने बनाई, एटम बम खुद भी डिज़ाइन किया, सब कुछ खुद करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त दोबारा से हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ये भी कॉमन सवाल है, मेरी मोस्टली आज के इंटरव्यू में ये कोशिश है कि जो एक कॉमन परसेप्शन बेस्ड जो सवालात हैं वो मैं आपसे करूं कि, और मेरे जहन में भी आता है कि एटॉमिक पावर हमारे पास हम हैं, पाकिस्तान एटॉमिक वेपन हमने बना लिया, तो एटॉमिक पावर प्लांट्स हम क्यों नहीं बना सकते जिससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें खर्चा कितना आता है, क्योंकि डैम्स की ऑलरेडी कमी है और पता नहीं कालाबाग डैम बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ऑलरेडी 5-6 हज़ार मेगावाट की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। डॉक्टर समर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम इनसे जानना चाहेंगे, जो ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया था डॉक्टर साहब के, हम जब एटॉमिक बॉम्ब हमने बना लिया है तो एटॉमिक पावर प्लांट्स क्यों नहीं हम बना रहे, हम बिजली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, शॉर्टफॉल है ऑलरेडी पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे 7 पावर प्लांट्स एटॉमिक पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, 7 जो बिजली बना रहे हैं, बट कम मिकदार, 4-5 इतने कम भी नहीं है, जो 300 मेगावाट के 4-5 प्लांट हैं चश्मा में, 1100 मेगावाट के 2 प्लांट हैं पैराडाइज पॉइंट पे आपके पास, तो 22 मेगा वो है, बाकी तो बहुत 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं इस वक्त। अच्छा, हम खुद क्यों नहीं बना रहे? देखिए, ये प्लांट्स जो है ना, ये इस वक्त जिस तरह अब आपका F-17 जेट फाइटर है, आप सारा खुद तो नहीं बनाते हैं, कुछ उसके क्रूशल पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका जेट इंजन है या कोई ऐसी मुश्किल सी चीज़ें, वो आपके दोस्त आपको देते हैं, बना के कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ चीज़ें जो ज़रा मीडियम टेक्नोलॉजी लेवल की वो आप बनाते हैं, जो लो टेक्नोलॉजी लेवल के वो भी आप बनाते हैं। तो देयर इज़ अ डिलीशन प्रोग्राम ऑफ अ जॉइंट प्रोजेक्ट। तो जब आपका ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट, इसकी फैसिलिटी इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है एटॉमिक बॉम्ब से, वेपन से। इसमें नहीं, इसकी अपनी नौयत का है ना। देखिए, इसमें आपने सवाल ही पैदा था डॉक्टर साहब, अगर वो हम कॉम्प्लिकेशन ओवरकम कर सकते थे तो व्हाई नॉट दिस वन। वहाँ पे आपने फिशन जब की है तो फिशन को कंट्रोल तो नहीं किया ना, धमाका करने होने दिया ना धमाका। यहाँ पे आपने कंट्रोल करनी है, और कंट्रोल करके फिशन की हीट को यूज़ करना है, पानी को बॉयल करके स्टीम बना के बिजली बनानी है। ठीक है, बिजली बनानी है ना आपने, तो यू वांट टू फिशन टू कंटिन्यू एट अ स्टडी पेस एट द जिस लेवल पे आप चाहते हैं, और ताकि वो बिजली बनती रहे जितने मेगावाट का वो रिएक्टर है।
तो ये कंट्रोल्ड फिशन, किसी चीज़ को कंट्रोल करना उसको सोफिस्टिकेटेड बनाता है ना अपनी सेटअप को, आपकी पूरी। तो ये प्लांट्स में इनकी बड़ी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिएक्टर्स की, कि ये जब चल रहे हों तो आपके कूलिंग सिस्टम ना फेल हो जाए। मल्टीपल कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, पावर ना फेल हो जाए, मल्टीपल पावर सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि रिएक्टर को कूल करने के लिए हर वक्त एक आपका सिस्टम चलते रहते हैं। हीट बन रही है ना, एक्सेस हीट रिमूव करनी पड़ती है, इसलिए रिएक्टर बड़ी बड़ी नहर के ऊपर बनाते हैं। यानी कि हम इंडिजिनस पावर प्लांट्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं, हमने ये पावर प्लांट्स अब इसमें हमने डिलीशन प्रोग्राम ग्रेजुअली किया है ना, इसका कुछ सर्टेन परसेंटेज हम बनाते हैं, कुछ बाहर से आता है, मिला के इकट्ठा बन जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो वेपन सिस्टम को जो रिएक्टर मैंने आपको पहले बताया था ना, जो रिएक्टर प्लूटोनियम बनाते हैं वो सारे 100% हमने बनाए, 100%। हाँ। अच्छा, जो वेपन को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो बड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। देखें जो है ना आपका, अब अगर आपने वेपन बना लिया, तो एटम बम बना लिया, खुदा ना खास्ता आपकी जंग होगी, आपने डिलीवर करना है ना, तो डिलीवरी से अब आपने देखना है आपका एनिमी का क्या हदूर क्या है ना, कहाँ कितना लंबा चौड़ा मुल्क है। जब हमने शाहीन 1 बनाई थी, उसकी रेंज थी 600 किलोमीटर। क्यों 600 किलोमीटर थी? कि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है उसके विदिन अंदर हिंदुस्तान की साइड पे उनके जो फ्रंट बेसिस थे ना पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, वो 200-300 किलोमीटर बेस उनके बॉर्डर के अंदर थे। तो अगर हम इधर से मिसाइल फायर करें 200-300 किलोमीटर से अंदर से, तो 500-600 किलोमीटर रेंज से उनके सारे फ्रंट बेसिस हम कवर करते थे। अच्छा, अब जब ये मिसाइल बन गई और टेस्ट हो गई, मंजर आम पे आ गई, इसकी वीडियो दुनिया में आ गई, तो उन्होंने अपने बेसिस और स्पेशली बेसिस तो नहीं, बेसिस के अलावा जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी सारी हैदराबाद, दक्कन, मैसूर के करीब उधर मूव कर दी, साउथ इंडिया में। जब साउथ इंडिया मूव कर दी तो यहाँ से फासला हो गया कोई 800-900 किलोमीटर। तो फिर वो भी कैप्चर कर लिया। हमने शाहीन 2 बना दी, जिसकी रेंज तकरीबन 1800-2000 किलोमीटर है। तो वो जब कवर हो गया सारा, तो उनको वो भी अब टेस्ट फायर के, तो इंडियन ओशन में टेस्ट प्री टारगेट लगा के शिप्स खड़े करके वहाँ पे बॉय लगा के, फ्लोटिंग बॉय, उसको जाके हमने डिस्ट्रॉय ठक करके मारी मिसाइल, पिन पॉइंट, हाँ, बुलसआई। तो वो भी वहाँ पे उसको कमर्शियल शिप्स जा रहे होते हैं सामान लेके, दुबई से बॉम्बे वाले, वो उन्होंने तस्वीरें उतारी, वीडियोज़ बनाई, वो दुनिया उस फ़ौरन BBC पे आ गया। पहले BBC ने सबसे पहले खबर आई हमारी मिसाइल के टेस्ट की, कि बड़ी एक्यूरेटली लगा वो। तो अच्छा, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसकी एक्यूरेसी भारत से बहुत बेहतर है। मैं तो अब तो मैं आई कम टू दिस जस्ट नाउ, 1 मिनट बाद वो हो गया, वो कंफर्म हो गई उसकी एक्यूरेसी, सब कुछ हो गया। वो हमने मल्टीपल टेस्ट और भी किए। उसके बाद वो उठा के ना अपने मिसाइल की लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अंडमान आइलैंड्स में ले गए, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। उन्होंने कहा अब तो 2-2.5 किलोमीटर दूर हम चले गए हैं, तो सेफ़ हो गया। हमने शाहीन 3 बना दी। तो द साइंटिस्ट आर ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन बढ़ती जाती है तो आपको उसको रिस्पॉन्स देनी पड़ती है। तो हम वो हो गया, तो वहाँ पे पहुँच गए, तो हमने शाहीन 3 बना दी, जो कि वहाँ से बियॉन्ड भी जा सकती है, 300-400 किलोमीटर और भी। तो वो बेसिस पर फुली कवर्ड। और हमारा मिसाइल सिस्टम ही है जिसकी वजह से इजराइल को भी बहुत मसाइल हैं, खदशात हैं। हम अब उधर की बात हमने अभी करते हैं। हमने हमारा कोई दुश्मन मगरिब में नहीं है, हमारी दुश्मन सारी मशरक़ में है। तो वो हमने जब शाहीन 3 बना दी, तो खैर उसके बाद अब आपको पता है कि एक मिसाइल अगर एटम बम लगा हो, अगर मिसाइल टारगेट से 100 मीटर 200 मीटर इधर 400 मीटर इधर गिरे, तो डजेंट मैटर, वो बम ने तो कई किलोमीटर में तबाही कर देनी है। अच्छा, तो खैर वो हमने शाहीन 3 जो थी हमारी, वो उसकी 100 मीटर रेडियस के सर्कल में वो लगती थी जाकर। उसकी इसे कहते हैं CEP, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिससे मिसाइल की एक्यूरेसी मेजर करते हैं। उसकी एक्यूरेसी को तो तकरीबन 150 मीटर से अब रेडियस उसका सर्कल का, तो वो विच वॉज वेरी गुड फॉर ए न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम अब ये जो इदारा है, ये नास्कॉम, ये हम बनती हैं सारी। तो वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ने अब आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसी वहाँ पे हरकत की जिससे हमारी सारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी जो है वो बहुत बेहतर हो गई। ठीक है, तो वो हमारी एक्यूरेसी जब बेहतर होगी तो उससे हमें बड़ी एडवांटेज होगी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज़ कर सकते हैं मिसाइल, और उस पर कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा,
कुछ आगे बढ़ते हैं। थर कोल गैसिफिकेशन मनसूबा 2008 में आपने शुरू किया और बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे याद है जब मैंने भी खबर पढ़ी सुनी तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अब तो हमारा जो बिजली का फुकदान है वो ख़त्म हो जाएगा, बिजली पूरी हो जाएगी, जो शॉर्टेज है इसकी। क्या हुआ फिर अचानक से? देखिए, पहली बात तो ये है कि थर कोल मनसूबा मेरा नहीं था। अच्छा। मैं उस वक्त प्लानिंग कमीशन में मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, ठीक है। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एजुकेशन, मिनरल्स एंड IT एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मेरे पास 6 पोर्टफोलियो थे वहाँ पर। अभी प्लानिंग कमीशन में यहाँ से नेस्कॉम से रिटायर हो गया ना, तो मैं प्लानिंग में उन्होंने मुझे बुला लिया, तो वहाँ पे मेरा ये जिम्मेदारी थी। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, PC1 उनका था कि हमें यहाँ पे थर में अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन करके बिजली बनानी है। और पहले उन्होंने अप्रूव करवाया, हमारे पास PC1 मेरे पास आता था प्लानिंग कमीशन, क्योंकि मिनरल्स मेरे पास से सारे मिनरल सेक्टर था ना, ये कोल का सेक्टर। तो वो फिर हमने वहाँ पे उसको ठीक ठाक करके उनको बुला के वही मीटिंग करके वो अप्रूवल दिया, उन्होंने फिर वो काम शुरू किया। अब वो काम जब शुरू हुआ, इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ने लिया था। हाँ, आपने उनको मशवरा नहीं दिया था? नहीं, मशवरा की बात नहीं है, उनको प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद प्लानिंग, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है और इस पे काम करते हैं। प्लानिंग कमीशन में आया था ना। ठीक है। प्लानिंग कमीशन में एक पूरी टीम बैठी हुई थी, मेरे अकेला तो मैं नहीं था ना, मेरे साथ पूरी विंग था, जो हम बैठ के उसको स्क्रूटनाइज करते थे, प्रोजेक्ट को स्क्रूटनाइज किया, उनकी फंडिंग। लीड आप कर रहे थे? हाँ, उस ग्रुप को मैं उसका मेंबर था ना, तो उनको पैसे, फिर प्लानिंग कमीशन ने पैसे दिए, उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने रिक्रूटमेंट की, उन्होंने 9 अरब देना था, गालिबन सिर्फ 3 अरब दिया। नहीं, प्रोजेक्ट तो था 10 अरब का। अच्छा, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग का, 9.8 का वैसे था, 3 अरब दिया गया। 3-4 अरब तक उस पर खर्चा गया, जिसमें कि बिजली बननी शुरू हो गई। तो किधर गई बिजली डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ ना आपको, बिजली हवा में उड़ती उड़ जाती है ना, बिजली जब जनरेटर चल रहे हैं तो बिजली बनती है, जनरेटर बंद हो बिजली बंद हो। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, उस तो बंद हो गई ना। क्यों बंद? सिंध गवर्नमेंट ने बंद कर दी प्रोजेक्ट। जब उनका सिंध गवर्नमेंट के साथ ही हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो था ना, आपने वहाँ से बिजली पैदा करके दिखा दी। बिजली 3 साल तक बनती रही उस प्रोजेक्ट से। 2400 मेगावाट बिजली बनी, 2400 मेगावाट बिजली बनी, 210 मिलियन क्यूबिक फीट कोल गैस बनी, ठीक है, जिससे आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, सारा। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ना, तो सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा एक बात तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन फंडिंग करता है। दिस वाज अ प्रोविंशियल प्रोजेक्ट, फेडरली फंडेड। 25-30 प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसे होते हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है। तो वफाक ने इसको तो फंड करना सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसे मांगने छोड़ दिए। ठीक है। बजट जो अथॉरिटीज़ है, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़, वो बजट बना के देती थी। आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि डॉक्टर साहब इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वजह है, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है, आज हमारी इंडस्ट्री जो है उसके पास बिजली नहीं है। आज हमारा जो किसान है वो सोलर पैनल लगाने में मजबूर है, उसके पास बिजली नहीं है, महंगी बिजली है, हम दुनिया में कम्पीट नहीं कर पा रहे, हमारी लूम इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई है। तो ये बहुत बड़ा बुरहान है। इसलिए हमारा भी आके जानना चाहिए कि वजह क्या हुई? वजह क्या है? जब अब ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ ना, उसी वक्त इसके खिलाफ दुनिया जहान में पाकिस्तान में शोर मचा शुरू होगा कि ये तो कामयाबी नहीं होगा। जितने वो प्रोफेसर साहब भी हैं एक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब। है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो जो माफियाज थे ना, वो माफियाज थे, वो जो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से और उससे बिजली बनाते थे, कोयले इंपोर्ट करते थे श्रीलंका से और उससे बिजली बनाते थे। उन सब की बिजनेस डाउन हो गई, क्योंकि जब अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से अपने थर के कोयले से बिजली बननी शुरू हो गई तो उनकी तो थ्रेट हो गया ना। और नहीं, बात सुने, मैं लेट मी कंप्लीट। तो और साथ ही इसके ब्लॉक के साथ ही ब्लॉक नंबर 2 में हसन इकबाल साहब ने उसको सीपेक साइन किया और सीपेक चाइनीज़ को ब्लॉक 2 दे दिया कि आप यहाँ पे माइनिंग करके कोयले की, कोयला खोद के निकाल के उसको जला के और उसके साथ पानी को स्टीम बना के और बिजली बना दें। कन्वेंशनल जो तरीका है उस बिजली बना, स्टीम जनरेटर से। बट उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट तो बढ़ा जाता है ना। वो तो जाहिर है, वो ग्लोबल वार्मिंग तो होती है। तो वो जब प्रोजेक्ट चला उसमें सिंध गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स ले लिया, और चाइनीज़ के 49% थे। कंट्रोलिंग शेयर सिंध गवर्नमेंट थे। चाइनीज़ ने कहा, सिंध गवर्नमेंट ने भी फैसला किया होगा आपस में मिल के कि हम अब ये अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन में कोई माइनिंग नहीं हो रही, और बिजली माइनिंग कॉस्ट गई ना, बिजली बन रही थी 4-5 या 6 रुपये 6 ऐसे पर यूनिट बन रही थी। वो उनकी जो कॉस्ट थी वो दैट वाज अबाउट उस वक्त 12-13 रुपये यूनिट। आजकल तो खैर वो 18-20 बेच रहे हैं। तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, उसमें पोल्यूशन भी थी, इसमें पोल्यूशन भी नहीं थी, पोल्यूशन फ्री बिजली थी।
तो उन्होंने कहा चाइनीज़ ने कि इस प्रोजेक्ट को अगर आपने कम्पीट करना पड़ा इन द लॉन्ग रन, आज से 10 साल आगे जाकर सोचें, 15 साल आगे सोचें, तो इसके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते, तो इसको बंद करें आप। नहीं तो जब वो था ही सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, तो सिंध ने अपने प्रोजेक्ट के साथ कम्पीट क्यों करना था? तो इस प्रोजेक्ट में उनके पास ऑप्शन थी। इसमें कौन से गवर्नमेंट के शेयर थे? ठीक है, उसमें तो 51% शेयर थे, पॉइंट ठीक है। आ गया ना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स में जो फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है वो क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? क्या वो बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिज़िक्स के साइंटिस्ट जो कि इंटरनेशनल दुनिया में साइंटिस्ट को कम्पीट कर लेंगे? जो अच्छे, क्योंकि आपको अवार्ड मिल चुका है इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इस तरह के लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर, अब पाकिस्तान में तो 100-150 यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चुन सकते हैं। 8-10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जहाँ पे बच्चे जब अगर फिज़िक्स पढ़ें तो दे कैन स्टडी एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स, तो वो बड़ी अच्छी उस लेवल की इंटरनेशनल लेवल की फिज़िक्स पढ़ सकते हैं। हमने इस्लामाबाद कायदम यूनिवर्सिटी में भी एटॉमिक एक्सीलरेटर लगाया हुआ है, जो एटॉमिक स्मैशिंग मशीन है, जिसमें मैंने रिसर्च की थी, यहाँ भी लगाया हुआ है, लाहौर में भी लगा हुआ है जी। आखिरी सवाल, एटम बॉम्ब का नुकसान क्या होता है, कितने अरसे तक रहता है? नागासाकी रेडियो हिरोशिमा तो हमारे सामने है। एक्टिविटी जो है उसकी हाफ लाइफ होती है, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो भी हो, यूरेनियम का हो, प्लूटोनियम का हो, कोई कोबाल्ट का हो, कोई जो भी चीज़ें बनती हैं आफ्टर फिशन के बाद प्रोडक्ट्स बहुत सी बनती हैं, तो उनकी एवरेज जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन हाफ लाइफ इज़ अबाउट 3 to 6 months, और फिर उसमें उसकी रेडियो एक्टिविटी हाफ हो जाती है 3-6 महीने के बाद। फिर जो बाकी रह जाता है ना रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसकी अगले 6 महीने के बाद हाफ हो जाती है, फिर उसका जो आगे तो एवरी 6 months वो फैक्टर ऑफ 2 से डिवाइड करते जाएँ, तो 3-5-10 हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिविटी ऑलमोस्ट बैकग्राउंड लेवल पे आ जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी।